हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट का, वो भी 10th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बिकॉज इसमें हम लोग हिस्टोरियोग्राफी के आगे के बारे में पढ़ने वाले। और आपको याद दिला दूं कि इसके पहले 3 लेक्चर हमने देखे और तीनों में अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग हिस्टोरियोग्राफी हमने देखा। तो पहले लेक्चर में हमने हिस्टोरियोग्राफी एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड के टाइम क्या हुआ था वो हमने देखा। फिर सेकंड लेक्चर में हमने हिस्टोरियोग्राफी मिडिवल पीरियड के टाइम, यानी मिडिवल हिस्ट्री जो होती है, बीच की जो हिस्ट्री होती है, उसमें कैसा था वो डिस्कस किया। फिर थर्ड लेक्चर में हमने हिस्टोरियोग्राफी मॉडर्न पीरियड के टाइम, यानी जब मॉडर्न जमाना आया जस्ट बिफोर द 19th सेंचुरी, वो टाइम पे कैसा था, ये सभी चीज डिस्कस किया। तो 3 लेक्चर में ये डिस्कस किया था और आज चौथा लेक्चर है दोस्तों, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में, जिसमें क्या क्या आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स होने वाले हैं, ये सभी चीज मैं बताऊंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेता हूं और साथ ही में प्लेलिस्ट जो है उसको कंटिन्यूअसली चेक करते रहना, क्योंकि प्लेलिस्ट में हमने आप लोग के लिए पूरा साइंस एंड पूरा मैथ्स का वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो प्लीज जाइए देखिए, बाकी लेक्चर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, देखना और अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करके शेयर जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ये सब चीज की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज का जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे अलग अलग ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने जो हिस्टोरियोग्राफी लिखा, तो बहुत ही अलग अलग हिस्टोरियोग्राफी उन्होंने लिखा और अलग अलग ब्रिटिशर्स थे, तो हर एक का जो तरीका था वो दोस्तों अलग अलग था। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वेरियस आइडियोलॉजीज फ्रेमवर्क। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, वेरियस आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क। ओके, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वेरियस आइडियोलॉजी है ये कौन कौन से ब्रिटिशर्स की क्या थी। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। इसी के अंदर हम लोग को सबसे पहला चीज जो पढ़ना है दोस्तों वो है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। देखो, बारी बारी से हर एक चीज पढ़ने वाले हैं, आज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइप की हिस्टोरियोग्राफी। तो पहला है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। अब कॉलोनियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रिटिश होते थे वो कॉलोनीज के हिसाब से रहते थे, यानी कि कॉलोनियल ब्रिटिश रूल था। जो ब्रिटिश रूल था वो कॉलोनियल ब्रिटिश रूल था। उन्होंने हमारे इंडिया में अपनी कॉलोनीज बसाई थी, अमेरिका में कॉलोनीज बसाई थी, बहुत सारे अलग अलग स्टेट के और कंट्रीज के अंदर उन्होंने कॉलोनी सिस्टम शुरू किया था। कॉलोनीज ब्रिटिश रूल हुआ करता था, यूरोपियन रूल्स हुआ करता था। तो ये टाइम पे क्या हुआ था कि जो अर्ली जो टाइम था हिस्ट्री लिखने की, अगर हम बात करें तो वो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री लिखी, लेकिन वो जो इंडियन हिस्ट्री उन्होंने जो लिखी ना दोस्तों, वो अपने हिसाब से लिखी। और उन्होंने हमेशा जब वो ब्रिटिश के तौर पे जब वो हिस्ट्री लिखते थे, खासकर मैं बात कर रहा हूं, वो खुद ब्रिटिश थे, लेकिन जब वो इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखते थे तो हमेशा वो क्या करते थे, हमारे इंडियन कल्चर का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ब्रिटिश लोग हमारे इंडियन कल्चर को कभी समझ नहीं पाए। वो भले ही चीजें देखते थे, बहुत सारी चीज उनको अच्छी भी लगती थी, लेकिन बहुत सारी चीज का वो लोग क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे और हमेशा रिडिक्यूल्ड रहते थे, इंडियन कल्चर को रिडिक्यूल करते थे, यानी कि एक तरीके से भेदभाव करते थे, मजाक के तौर पे कंसीडर किया जाता था। ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश रूल थे जिन्होंने अपने कॉलोनियल ब्रिटिश रूल के टाइम में बहुत सारी चीजें लिखी, हिस्ट्री लिखी, बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी जो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे कल्चर के लिए तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो लिखने का तरीका था वो ऐसा था कि वो हमारे कल्चर का अपमान कर रहे हैं, हमारे कल्चर का एक तरीके से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इस प्रकार से वो लिखते थे। तो इस हिसाब से ब्रिटिशर्स लोग ने बहुत सारी ऐसी वॉल्यूम्स लिखी, बुक की, वॉल्यूम्स मतलब पार्ट, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ऐसे इसको वॉल्यूम्स कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी वॉल्यूम्स जो ब्रिटिश की तरफ से लिखी गई, तो उसमें से कुछ वॉल्यूम्स थे, द 5 वॉल्यूम्स ऑफ द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इसी में, अगर मैं बात करूं, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है उसके 5 वॉल्यूम यानी 5 पार्ट जो है किताब जो है लिखी गई, और इसमें हमारे इंडियन कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने हिसाब से लिखी। और ये जो 5 वॉल्यूम कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो लिखा गया था, ये लिखा गया था लगभग 1922 से लेकर 1937 से, यानी 1922 से 1937 तक ये जो चीजें हैं लिखी गई थी। ठीक है, इतना सारा ये सब चीज लिखा गया था। ठीक है, और ये जो है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है, कि क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है कि हर एक एक्सपेक्ट को कंसीडर करना होता है, लेकिन ये जो हिस्टोरियोग्राफी लिखी गई थी वो कॉलोनियल लिखी गई थी, क्योंकि ब्रिटिश ने अपने हिसाब से समझ के हमारे इंडियन कल्चर को बिना सोचे समझे, और उन लोगों को जानकारी नहीं था हमारे कल्चर के बारे में, फिर भी उन्होंने बहुत सारी चीज ऐसे लिखी जो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर का मजाक उड़ा रही थी। इसीलिए इसको कहा जाता है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि वो अपने हिसाब से लिख रहे थे। क्लियर है, समझ में आ गया? ये था हमारा
हमारा पहला टॉपिक आज का, जिसका नाम था कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। लेकिन ऐसे भी कुछ ब्रिटिशर्स थे यार जिन्होंने हमारे कल्चर को समझा और इक्वली रिस्पेक्ट किया, तो वो जो टाइप की हिस्टोरियोग्राफी लिखी गई उसको कहा जाता है ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी। कॉलोनियल में ब्रिटिश ने बिना सोचे समझे लिखा, बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी, तो वो हो गया कॉलोनियल। लेकिन ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी ऐसा हिस्टोरियोग्राफी है जिसमें वो जो ब्रिटिशर्स थे या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे कल्चर का या फिर अदर जो ईस्टर्न कंट्रीज थे उसका कल्चर को समझा और उसको इक्वली रिस्पेक्ट दिया और उस हिसाब से उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी को लिखा। तो हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी। ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हिस्टोरियोग्राफी जैसे मैंने बोला कि इट रिप्रेजेंट्स द हिस्ट्री, जो हमारे पास्ट में हुआ है, मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न पीरियड में जो हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है हिस्टोरियोग्राफी। तो बहुत सारे ऐसा टाइम्स था कि बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे उनको ऐसा लगा कि जो ईस्ट की तरफ कंट्रीज, ईस्ट की तरफ यानी हमारा इंडिया हो गया, इस साइड के जितने भी कंट्रीज हो गए ना, इनके अंदर कल्चर्स वैल्यू बहुत सारे, यानी कि कल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो ये जो थे उनको स्टडी करते थे, पहली बात तो देखते थे कि किस हिसाब से कल्चर हो रहा है, कौन से कैटेगरीज का है, कौन से तरीका का है। और यही कुछ स्कॉलर जो थे, यूरोपियन स्कॉलर जो थे, उन्होंने समझा कि ये जो भी कल्चरल एक्टिविटीज या फिर जो कल्चर है, इनका जो आर्ट है, जो ट्रेडिशन है, वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेबल है, यानी कि हमें इसको इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी शुड ट्रीट देम इक्वली, ऐसा इनका कहना था। और ऐसे स्कॉलर्स जो हिस्ट्री लिखते हैं बाय कंसीडरिंग देम इक्वल, यानी कि बिना किसी भेदभाव के और बिना मजाक उड़ाए उसको समझ के कि हाँ वाकई में ये ट्रेडिशन कितना इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, वो चीज समझ के जो हिस्टोरियोग्राफी लिखा जाता है उसी को कहा जाता है ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? और वो टाइप के जो लोग होते हैं ना उसको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यहां पे मैं मेंशन करूंगा, उनको कहा जाता है ओरिएंटलिस्ट। ठीक है ना? क्या कहते हैं? ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट ने अलग अलग सिमिलैरिटीज कंसीडर किया। आपको पता है कि हमारा जो इंडिया था पहले, इसमें संस्कृत लैंग्वेज बहुत चलता था। आज के डेट में कहीं ना कहीं घूम हो गया ये लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे कमेंट करते हैं कि सर संस्कृत पढ़ाओ। देखो यार, पढ़ाना तो बिल्कुल चाहता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है संस्कृत में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा एजुकेशन जो हुआ है वो खासकर संस्कृत के ऊपर फोकस नहीं करता। दैट्स व्हाई मुझे तो संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन फ्यूचर में यार मैं जरूर ट्राई करूंगा कि हमारी संस्कृति को जिंदा रखूं। तो मैं ढूंढ रहा हूं, एक्चुअली किसी को ढूंढ रहा हूं, कोई टीचर या फिर कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जिसको थोड़ा बहुत संस्कृत का नॉलेज है तो आपको वो पढ़ा पाए, ठीक है। बट ऐसे कुछ अभी मिल रहे नहीं है, ठीक है। बट आई एम स्टिल ट्राइंग। अगर जैसे ही मिल जाएंगे वैसे हम आपको लिए कुछ ना कुछ लेक्चर्स बना के लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे जो हिस्ट्री के बारे में, वो ये है कि बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर्स थे, उन्होंने जब देखा और एक चीज कंसीडर किया और एक चीज उन्होंने जब पढ़ाई की, स्टडी की, तो उनको ना सिमिलैरिटीज नजर आया संस्कृत में और उनके जो यूरोपियन लैंग्वेज जो थे, उनके जो यूरोपियन लैंग्वेज थे उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी नजर आया। और उनको यह पता चला कि मेन जो है यहां पे संस्कृत लैंग्वेज का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा रोल है। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, ये संस्कृत लैंग्वेज को मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, हमारे इंडियन कल्चर में तो ऐसा एटलीस्ट मानते हैं कि संस्कृत से ही दुनिया में जितनी भाषा है वो निकली है, ऐसा कहा जाता है। आप इसमें कितनी सच्चाई बात है वो सर्च करके ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैंने कहीं सुना था, दैट्स व्हाई मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है। और इससे एक चीज पता चला कि कितना ज्यादा पुराना लैंग्वेज है, यानी कि संस्कृत जो है ये बहुत ही ज्यादा एंशिएंट लैंग्वेज है, यानी बहुत ही पुरातन जमाने का, पुराने जमाने का जो है वो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं देयर इज ए लिंक बिटवीन द यूरोपियन एंड इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज जो संस्कृत था इसमें कहीं ना कहीं एक लिंक है, इसीलिए इसको इंडो यूरोपियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। क्लियर है? समझ में आ गया दोस्तों? फिर 1784 में सर विलियम्स जोन्स जो थे उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में फाउंड किया था। ये आपने 8वीं 9वीं में आई गेस पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो सर विलियम जोन्स थे उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता फाउंड किया था। और वो एक ऐसा सोसाइटी उन्होंने बनाया था, सोसाइटी मतलब रहने वाला नहीं, एक तरीके से लाइब्रेरी बोल लो, एक रिसर्च सेंटर बोल लो, जिसमें हर एक के लिए डोर ओपन थे कि आप आओ यहां पे रिसर्च करो हिस्ट्री के बारे में, हिस्टोरियोग्राफी के बारे में और एंशिएंट लिटरेचर के बारे में स्टडी करो और हिस्ट्री के बारे में स्टडी करो और जितना हो सके उतना पब्लिश करने की कोशिश करो। यानी कि जो उनका मकसद था वो यही था कि किस तरह से हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी का जो नॉलेज है वो एडवांस हो पाए एंड लोग जो है ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहां पे आए ताकि हिस्ट्री उनको पता चल सके। ये सभी चीज उनका मानना था। और साथ ही में कुछ ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो भी इस प्रकार का हिस्टोरियोग्राफी लिखते हैं उसको ओरिएंटलिस्ट कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ओरिएंटलिस्ट के नाम है यहां पे, दैट इज फ्रेडरिच
मैक्स रूलर जो थे, उन्होंने एक स्पेशल मेंशन किया था उनके ओपिनियन में, क्या कहा था कि संस्कृत वाज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज, यानी कि जो मैंने बात किया आपको कि सबसे पुराना जो लैंग्वेज है ये संस्कृत को माना जाता है। अगर मैं इंडो और यूरोपियन को कंबाइन करके एक लैंग्वेज कंसीडर करूं, सबसे पुराना लैंग्वेज क्या माना जाता है, संस्कृत माना जाता है। और साथ ही में उन्होंने यहां पे बताया कि बहुत ही ज्यादा वो इंटरेस्टेड थे कि वो जो संस्कृत जो होता है ना उसके लिटरेचर पढ़ने में, यानी कि जो संस्कृति होती है उसकी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे वो साथ ही में। और यहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने ना संस्कृत को ट्रांसलेट भी किया है यहां पे जर्मन में, जिसका नाम है दोस्तों हितोपदेश। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि संस्कृत जो है उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है यहां पे। तो उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट जो था, हितोपदेश का जो टेक्स्ट था, इसको ट्रांसलेट किया जर्मन लैंग्वेज में। एंड वो जो थे 50 वॉल्यूम यानी कि 50 पार्ट जो है बुक सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, ऐसा एक नाम है बुक का, उसके 50 पार्ट्स लिख चुके हैं, सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ सेक्रेड बुक यानी पवित्र बुक माना जाता है ना, सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट। ये बुक्स जो के है इसके 50 वॉल्यूम्स जो है इसको ट्रांसलेट कर चुके हैं यहां पे, एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया। और उन्होंने ऑल्सो कंपाइल किया है, क्या ऋग्वेद को पढ़ा है, उसको कंपाइलेशन में किया, यानी ऋग्वेद हमारे चारों वेद में से एक वेद माना जाता है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को भी माना है और उसको पब्लिश किया है 6 वॉल्यूम में, यानी कि ऋग्वेद को भी कंपाइल करके उन्होंने अपने हिसाब से लैंग्वेज में 6 पार्ट में 6 वॉल्यूम्स में उनको पब्लिश किया है। और साथ ही में ऋग्वेद को उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, यानी कि आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लैंग्वेजेस का बाहर कंट्री में, कि किस प्रकार जो हमने पढ़ा, हमारे ट्रेडिशन में पढ़ा, वो इन टाइप के लोगों ने, ओरिएंटलिस्ट लोगों ने, जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर व्यक्ति जो होते हैं, हिस्टोरियंस जो होते हैं, उनको हमारे लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस पता चला। ये लोग जो थे पहले वाले, कौन, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, उनको पता नहीं चला, वो लोग तो हमारे मजाक उड़ा रहे थे, वो लोग ने कुछ भी हिस्ट्री लिखा था, कैम्ब्रिज हिस्ट्री, ठीक है ना। लेकिन ये जो तो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में जो किया, उन्होंने ना सिर्फ हमारे ट्रेडिशंस को समझा, हमारे लैंग्वेज को बल्कि ज्यादा प्रेफरेंस दिया, और उसको उल्टा हमारे इंडियन कल्चर को, ट्रेडिशन को कन्वर्ट करने लगे अपने लैंग्वेज में, ताकि उधर के लोग भी हमसे सीख सके और हमारे लैंग्वेज या फिर हमारा जो ट्रेडिशन है उनको जान सके। ये सब चीजें होने लगी। बाद में एडवर्ड जो थे, एक स्कॉलर व्यक्ति थे वहां पे, उन्होंने भी यहां पे बहुत ही ज्यादा ओरिएंटलिस्ट राइटिंग जो था उसको इवैल्यूएट किया, और उन्होंने बहुत ज्यादा रोशनी डालने की इसके ऊपर कोशिश की, और उन्होंने ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर जो व्यक्ति थे उनको बहुत ज्यादा फेवर प्रोवाइड किया। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, जिसमें हमने ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है ये सभी चीज डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आई नो कि हिस्ट्री इज ए बोरिंग सब्जेक्ट, बट यहां पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज नॉलेजेबल प्रोवाइड कर सके, क्योंकि एक एक लाइन रीड करके हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड मुझे नहीं लगता आपको ऐसा कोई टाइप का पढ़ा पाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा अगर बोरिंग लग रहा होगा तो प्लीज थोड़ा सहन कर लेना, पेशेंस लेवल रखना, क्योंकि और कोई अच्छा तरीका नहीं है इसको पढ़ाने का। हम जितना हो सके उतना अपना एफर्ट लगा रहे हैं। बाकी साइंस एंड मैथ्स तो आपके लिए 100% तरीके से प्रेजेंट है, बेस्ट तरीके से मैंने प्रोवाइड किया है। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन आप लोग का अगर विश्वास रहेगा ना दोस्तों, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, और बेटर होते जाएंगे हम लोग आने वाले दिनों में। तो आप लोग जो इस प्रकार सपोर्ट करते आए हो आज तक, उसी प्रकार सपोर्ट चाहिए दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 2 टॉपिक आज के लिए। लेकिन जैसा मैंने बोला, आज एक और टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। तो उसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, और फिर आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा जो टॉपिक है नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, इसमें क्या है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा है ये, और एक तरीके से बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है हमारा नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ओके, तो नेशनल हिस्टोरियोग्राफी क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो नेशनल हिस्टोरियोग्राफी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंडियन जो व्यक्ति थे जिन्होंने एजुकेशन ले लिया था, उन्होंने पढ़ाई कर लिया था, और ब्रिटिश लैंग्वेज उनको समझ में आ गया था, ब्रिटिश लैंग्वेज का यानी इंग्लिश लिखना पढ़ना सब कुछ आ गया था, और उन्हें हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया था। तो ऐसे जो इंडियन व्यक्ति थे उन्होंने एक तरीके से ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम को पाके, एंड उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने इंडियन ट्रेडिशन, इंडिया का जो वैल्यू है, जो कल्चर है, इसको हम लोग एक हिस्ट्री के फॉर्म में लिखे और लोगों को बताएं कि हमें भी लिखने आता है, और साथ ही में लोग जो है हमारे रियल इंडिया से मुलाकात कर सके, यानी कि जब वो हमारे लिखा हुआ हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा कि यार एग्जैक्ट वैल्यू क्या है हमारे इंडिया की। क्योंकि जो बाहर देश के जो राइटर थे, हिस्टोरियंस थे, वो लोग अलग तरीके से लिखते थे, अपना हिसाब से लिखते थे वो लोग, जैसे कि मैंने कैम्ब्रिज वगैरह का बताया।
लेकिन जब इंडियन खुद लिखेगा तो वो अपने देश की बढ़ाई करेगा और एक तरीके से जो रियल फैक्ट होगा उसको वो सामने लाएगा। तो ये जो मोमेंट था, ये जो तरीका था लिखने का हिस्टोरियोग्राफी, इसीलिए इसको कहा जाता है नेशनलिस्ट। क्योंकि नेशनलिस्ट इसलिए है क्योंकि यहां पे इंडियन हिस्टोरियन शामिल हो गए, इसमें इंडियन जो लोग थे वो इसमें शामिल हो गए, जिसके हेल्प से उनका ये मकसद था कि हमारा जो एंशियंट ग्लोरी है, हमारा जो पुराना जमाने का जो एंशियंट ग्लोरी है हमारा, कि हमारे देश में क्या क्या चीजें हुई है यार, सोने की चिड़िया, ये सब चीज जो है ना दोस्तों, वो लोगों के सामने लाया जाए और हमारे देश का नाम रोशन हो पाए। ये सभी चीज जो है वो हमारे जो हिस्टोरियंस थे उनका कहना था। दैट्स व्हाई ये चीज का टॉपिक का नाम रखा गया नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो और भी ऐसे बहुत सारी चीजें जो यहां पे अगर बात करें, जैसे नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में जो थे विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, महाराष्ट्रियन व्यक्ति थे। तो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर जो थे ना, वो बहुत ही इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट थे एंड उन्होंने ये महाराष्ट्र का जो हिस्ट्री था उन्होंने ये लिखना शुरू किया एंड बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुआ। फिर और भी अगर हम बात करें, और साथ ही में ये जो व्यक्ति थे ना, इन्होंने जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को लिखने वाले जो इंडियंस थे, हमारे जो भी नोटेबल स्कॉलर्स जो रहेंगे ना, इन्होंने ना खासकर क्रिटिसाइज किया है। किसको क्रिटिसाइज किया? कि ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने हमारा हिस्ट्री चुरा के खुद अपने हिसाब से लिखा और हमारे ही कल्चर का मजाक उड़ाया। तो उनको क्रिटिसाइज किया कि आपने जो हिस्ट्री लिखा है ना हमारे बारे में, हमारे इंडियन वैल्यू के, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में आपने जो लिखा है ना, आपने बिल्कुल गलत लिखा है। ऐसा हमारे हिस्टोरियन ने उनको क्रिटिसाइज किया और ऑब्वियसली करना बनता था, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत चीजें और बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी थी जो वाकई में उनको पता ही नहीं थी। क्योंकि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में डीप में नहीं पता है और आप उसको बता रहे हो, तो ऊपर से बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज थी वो किसके साथ हो रही थी? हिस्टोरियंस के साथ, जो ब्रिटिश से बिलोंग करते थे। क्योंकि हमारे देश के बारे में हम जानते हैं ना, जैसे कि आप हो, आपको पता होगा ना शिवाजी महाराज के बारे में, मेरे को पता होगा ना। अब बाहर वाले देश को मैं पूछूंगा शिवाजी महाराज ने क्या किया था, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको शिवाजी महाराज के हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये जो फर्क था वो क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिज्म उन्होंने किया। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, ब्रिटिश के हिस्टोरियंस को उन्होंने बहुत ज्यादा किया, और साथ ही में ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहां पे बोला गया एक तरीके से। ठीक है, और दूसरा ये चीज है कि बहुत सारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो थे उन्होंने हमारे जो गोल्डन एरा टाइम था इंडियन हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का, इसको सामने लाने की कोशिश की अपने राइटिंग से, अपने हिस्टोरियोग्राफी लिखने के तरीके से। ऐसे बहुत सारी चीजें की, और साथ ही में उन्होंने बहुत सारे क्रिटिकल एनालिसिस किया और हिस्टोरिकल ट्रुथ, जो सच्चाई थी यार, हिस्टोरिकल सच्चाई जो थी कि क्या क्या घटनाएं हुई हमारे इंडियन सिस्टम में, चाहे वो एकदम पुराना बीसीई का टाइम हो या फिर एडी का टाइम हो, सुल्तानेट का टाइम हो, मुगल्स का टाइम हो या फिर ब्रिटिश का टाइम हो। तो ये जो चीजें हैं वो सच्चाई के फॉर्म में निकले और हिस्ट्री जो है ट्रुथ के फॉर्म में निकले, सच के फॉर्म में निकले, ना कि घिसा पिटा बनावटी सच के फॉर्म में निकले, रियल फैक्ट के हिसाब से निकले। ऐसा हमारे इंडियंस हिस्टोरियन का यहां पे मोटिव था और वो इस तरह से हिस्ट्री लिखते थे, इसीलिए इसका नाम नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है रखा गया। अब साथ ही में कुछ नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के जो राइटर्स थे उनका नाम अगर मैं जिक्र करूं, जैसे कि महादेव गोविंद रानाडे जो थे, फिर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे, विनायक दामोदर सावरकर, वी सावरकर, जिनको हम जानते भी हैं नाम से। ठीक है, राजेंद्र लाल मिश्रा हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, रामचंद्र मुजुमदार हो गए, काशी प्रसाद जायसवाल हो गए। ठीक है ना, देखो जायसवाल यहां पे भी आ गए। ठीक है, राधा कुमुद मुखर्जी हो गए, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मीराशी एंड आनव सदाशिव अलटकर। ये जितने भी नाम लिए ये आपको अपने बुक में मिल जाएंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को बुक में मिल जाएंगे। तो इतने सारे यहाँ पे व्यक्ति थे जो क्या थे, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में शामिल थे और एक तरीके से उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। और साथ ही में नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का नाम जब भी जिक्र किया जाएगा तो ये जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया उनका नाम हमेशा लिया जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो वन ऑफ द एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि रजवाड़े जो थे, ठीक है ना, रजवाड़े, इनका नाम मैं लिखूंगा यहां पे। ठीक है, रजवाड़े, राजवड़े बोल लो या फिर रजवाड़े बोल लो। ठीक है, तो जैसा आप प्रोनाउंसिएशन बोलना चाहते हो, तो राजवड़े जो थे या फिर रजवाड़े जो थे, ये बहुत ही फेमस राइटर थे मराठी के, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री हो गया, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेजेस की जो बात हो गई, फिर एटिमोलॉजी हो गया, फिर ग्रामर के हो गए, ये सभी चीज जो है वो लिखा करते थे। एंड वो एक ऐसे फर्म ओपिनियन देते थे कि क्योंकि कुछ भी अगर वो लिख रहे हैं तो उसका ओपिनियन भी मैटर करता है। अगर मैं किसी भी चीज के बारे में बता रहा हूं तो मेरी क्या राय है, मेरी क्या ओपिनियन है उस टॉपिक के बारे में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो थे अपनी ओपिनियंस भी यहां पे व्यक्त करते थे। और साथ ही में उन्होंने 22 वॉल्यूम्स ऑफ द मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने,
देखो एक नाम है, मराठी में नाम है, क्या नाम मैं बोल रहा हूं ये मैं लिखूंगा नहीं यहां पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या मैं बोल रहा हूं। मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, ये टाइटल के ऊपर उन्होंने 22 वॉल्यूम्स ऑफ बुक लिखा, यानी 22 पार्ट, 22 पार्ट्स आप सोच सकते हो 1 2 3 4 करके, ऐसे 22 पार्ट्स जो है बुक के लिखे थे। एंड उन्होंने बहुत ही स्कॉलरली फेस किया था अलग अलग 22 वॉल्यूम्स को, एंड उसमें बहुत सारी चीजें जो है लिखी थी। और उन्होंने बोला था कि जो हिस्ट्री होता है ना, वो एक मिला जुला के क्या होता है, उसमें इमेज भी होना चाहिए, जो कि क्या बताता है, पास्ट सोसाइटी के बारे में बताता है कि यानी कि पुराने जमाने में क्या क्या चीजें होती थी पास्ट सोसाइटीज में, ये सब बताता है। साथ ही में पावर कैसा था, कि किस टाइप के लोग होते थे, उनके हाथ में क्या क्या कंट्रोल होता था, ये सभी चीज जो है बताता है। साथ ही में उन्होंने हिस्ट्री को एक तरीके से ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स माना है, क्योंकि अगर आप कोई हिस्ट्री में पढ़ते हो, जैसे कि आप इतने सारे चीजें आप पढ़ रहे हो, आपने 9th 7th से लेके 8th से लेके 9th से लेके 10th तक आप आ गए हो, आपने जो भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो झूठी पढ़ी है कि सच्ची पढ़ी है? ऑब्वियसली सच्ची पढ़ी है, तभी तो बुक में छपी हुई है ना। यानी कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सोर्स बन जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वाकई में ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये उस समय में हुआ होगा। तो ये सभी चीज हमें दर्शाता है कि कितना हिस्ट्री हमारा वास्ट था, कितना पुराना था, कितना एंशिएंट था और कितना ग्लोरीफाई था। ये सब चीज हमें इस चीज से पता चलती है। साथ ही में नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी की अगर बात करें, इन्होंने हमें हेल्प ये किया है कि हमारा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, खासकर इंडियन पीपल, इसमें बहुत सारे लोग जब शामिल थे, तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था जो ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन हमने किया था हमारी आजादी के लिए। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी जब लिखी जा रही थी एंड बहुत सारे लोग इनमें जब शामिल हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश को आईना दिखा रहे थे एक तरीके से, देखो हमारा इंडिया के पास क्या क्या वैल्यूज है, ट्रेडिशन है। और कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट मूवमेंट जब क्रिएट हुआ और एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब क्रिएट हुआ अंग्रेजों को यहां पे भगाने के लिए, अंग्रेजों से हमें अपने देश को आजाद करने के लिए, तो ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा हेल्प करने लगा। तो यहां पे एक बुक लिखा गया था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि लिखा गया था वी दामोदर सावरकर, जो विनायक दामोदर सावरकर थे, आपको पता है वी सावरकर से फेमस है वो, ठीक है। तो उन्होंने 1857 में, ठीक है, यहां पे मैं डेट मेंशन करूंगा, 1857 में उन्होंने एक बुक लिखा, एंड वो बुक का नाम था दोस्तों यहां पे, वो था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्या था बुक का नाम? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हम किस तरह अपने इंडिपेंडेंस, अपने आजादी के लिए हमने लड़ाई रखी है, उस हिसाब से इन्होंने ये वाला टाइटल का एक बुक लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? वी सावरकर ने लिखा था। आपको ये चीज ध्यान रखना है। पूरा नाम क्या था इनका? वी सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर। तो इन्होंने 1857 में ये बुक लिखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। आज भी जब हम लोग नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं, तो ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी है, ये एक मोमेंटम प्रोवाइड करता है कि आप लोग को भी हिस्ट्री में अलग अलग रिलीजियस के हिसाब से, अलग अलग चीजों के हिसाब से सामने आना है और अपनी गाथाएं को व्यक्त करना है, जिसके हेल्प से बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थे, हिस्टोरियंस का ध्यान इंडिया की तरफ आया और लोगों को पता चला हमारे इंडिया के रियल वैल्यू के बारे में, रियल ट्रेडिशन के बारे में। ये सभी चीज जो है धीरे धीरे पता चला और धीरे धीरे लोगों ने हमारे इंडिया का हिस्ट्री और साथ ही में ज्योग्राफिकल कंडीशन और साथ में हमारे साउथ इंडियन रिलीजन्स के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चलने लगा पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें एक और चीज पढ़ना है जिसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि इंडिपेंडेंस होने के बाद। अब यहां तक हमने क्या किया? इंडिपेंडेंस होने के पहले तक पढ़ा। अब आजादी जब मिल गई ब्रिटिश लोग से, तो उसके बाद क्या हिस्टोरियोग्राफी था, ये सभी चीज भी पढ़ना है हमें, लेकिन इसको आज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, फटाफट से मैं अगला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 भी लेकर आ जाऊंगा इस चैप्टर का, जिसमें ये चैप्टर हम पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था हमारा वीडियो, जिसमें हमने बहुत ही फेमस टॉपिक्स एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। हमारा मेन टॉपिक का नाम था इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें अलग अलग आइडियोलॉजीज फ्रेमवर्क के हिसाब से हम पढ़ रहे थे। तो पहले हमने कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी देखा, फिर ओरिएंटल हिस्टोरियोग्राफी देखा, फिर हमने नेशनल हिस्टोरियोग्राफी देखा, जिसमें हर लोग का अपने अपने इंडियंस के जो हिस्टोरियोग्राफी लिखने का तरीका था वो सब चीज देख लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना है, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर से कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो, बताओ कि यार हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, नए नए वीडियोस, फ्रेश वीडियोस बना रहे हैं। एंड बाकी साइंस और मैथ्स के इसी प्रकार प्रॉपर वीडियो, एकदम अच्छे से वीडियो, हर चीज अपलोड करके रखा हुआ है प्लेलिस्ट में। तो सबको बताओ यार, तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को लेकर आएंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।